हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्रांति के परिणामों के बारे में बात करेंगे। जो आज की क्लास में नए हैं उनके लिए उनको मैं बोलूँगी कि आप लास्ट की क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि उसी से आपको सब समझ आएगा। क्योंकि ये सब ना एक सीक्वेंस वाइज डली हुई हैं सारी वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 1857 का रिवोल्ट क्या है, क्यों हुआ था, उसके रीजंस के बारे में, कहाँ कहाँ हुआ ये, और फिर उसके असफल होने के कारण क्या क्या रहे, ठीक है। तो अब सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके रिजल्ट क्या निकले। तो रिज़ल्ट देखो, आप सबको पता है कि फ़ेल हो गया था, है ना। अदरवाइज़ हम 1947 की इंतज़ार थोड़े ही करते आज़ाद होने के लिए। तो ऑब्वियसली ये फ़ेल हो चुका था। बट फेलियर से हम क्या मापदंड मानेंगे उसका? मतलब ऐसे कि अंग्रेज़ों को भगाने में हम फेल हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया। जैसे कि देखो आप, ठीक है। तो अब उस टाइम पे अगर हम बात करें ना कि जैसे अंग्रेज़ों के बारे में और भारतीयों के बारे में, ठीक है। तो भारतीयों के लिए क्या, भारतीयों का उद्देश्य क्या था कि भाई अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देना है भारत से, बिल्कुल इनको खदेड़ देना है यहाँ से। बट वो काम नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन इनके लिए भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हुए जो मतलब क्या, 1947 में जो हमने आज़ादी प्राप्त की है, कहीं ना कहीं उसका जो रास्ता है ना, वो इस 1857 के रिवोल्ट ने ही बना दिया था। मतलब उसी रास्ते पे चल के आगे हमने बहुत अच्छा काम किया और तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। अब वो कैसे बनाया ये मैं अभी पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी। इसके रिजल्ट्स अंग्रेजों के लिए अलग अलग रहे, ऑब्वियसली अलग रहेंगे, क्योंकि वो हमसे लड़ रहे हैं। अब कोई दो पक्ष लड़ रहे हैं ना, तो अगर जो जीतता है उसके लिए रिजल्ट अलग रहता है, जो हारता है उसके लिए रिजल्ट अलग रहता है। ये आप सबको पता है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज कि क्या रहा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सत्ता का हस्तांतरण। जो सत्ता है उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, हस्तांतरण हो गया है। मीन्स क्या है? अभी तक हमारे इंडिया पे कौन शासन कर रहा है भाई? अभी तक हमारे इंडिया पर ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही है। कौन कर रही है? ब्रिटिश कंपनी। अब अगर मैं आपको ये बताने लगूँ कि क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो ये मैं आपको अलग से किसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कंपनी आई थी, कैसे उसने अपना साम्राज्य फैलाया, और कैसे वो हमसे हमारा ही जगह छीन रहे हैं, हमसे ये बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। तो कैसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ब्रिटिश कंपनी का शासन चलता था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, जैसे कि ये हुआ था। अच्छा, हमारा ये मान लो कि ये भारत है इधर, और ये है यूरोप। तो समुद्र के रास्ते से ये लोग आए तो थे व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार, ट्रेड करने के लिए आए थे हमारे पास, ठीक है। बट इन्होंने देखा, अब ये क्या ट्रेड करने आए? देखो यूरोप में ना, मतलब इतनी ठंड है वहाँ पे, तो इतने अच्छा मसाला नहीं होता था उस टाइम पे वहाँ पे। तो ठीक है, हमारे यहाँ को पता है कि मसालों का तो भंडार है ना। मसाले कितने सारे मिलते हैं यहाँ पे। अब जो ये यूरोपियन है, ये खाते क्या थे, हैं? जो यूरोपियन है वो सारे क्या खाते हैं आपको पता है? वो सब के सब मांसाहारी हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है। तो अब उनको अपना जो मांस है उसको, मतलब अब ये तो है ना कि रोज नया मांस लेके आ रहे हैं। तो जैसे एक ही मांस बचा हुआ है तो उसमें से कुछ खा लें, तो बचा के जो जो अभी ने कल के लिए रखा है, जो इनको कल खाना है, उसको ये क्या करेंगे? मतलब ये रखेंगे कि भाई कल कोई इसका टेस्ट भी इनको अच्छा लगे, ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे ना, और मतलब वो फ्रेश भी रहे। इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? मसालों की। ऑब्वियसली आज भी आपको पता होगा, हम वेजिटेरियन भी अगर हम आज की सब्जी नेक्स्ट डे खाते हैं तो उसको दोबारा से तड़का लगा लो और मसाला वसाला डालो तो वो फ्रेश लगती है ना। तो ये तो फिर मीट की बात होगी इधर, है ना। तो ये क्या करते थे, जैसे अब उसके लिए इनको मसाले की काफ़ी, फिर इन्होंने देखा कि मसालों से ना हमारे मीट का टेस्ट बिल्कुल अलग ही बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो ये क्या करते थे, यहाँ से मसाले खरीदे, ठीक है, लाइक जैसे कि लौंग, इलायची, है ना, और लाल मिर्च। ओके, लाल मिर्च या हरी मिर्च लगा लो आप, ये सब हो गए। तो ये लेके जाते थे यहाँ से, और वहाँ पर 200 से 300 गुना दामों में बेचते थे। आप समझ रहे हो? 200-300 गुना, मतलब देखो कितना मुनाफा कमा रहे हैं। लाइक जैसे यहाँ से 1 रुपये में खरीदा इन्होंने सामान, और वहाँ पर ये 300 रुपये का बेच दिया। तो अब क्या हुआ? अब ये फिर क्या होने लगा? जब ये सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे पहली कंपनी है जो इंग्लैंड की आई थी हमारे यहाँ पर।
ठीक है। इंग्लैंड की सबसे पहली कंपनी ये आई हमारे पास। तो जब अब जो भी इस कंपनी के जितने भी मतलब कर्मचारी हैं सारे इंडिया में आए, तो सब अमीर बनने ही थे ना भाई। देखो 1 रुपए का माल 300 रुपए में ले जाके बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अमीर बनेंगे ही बनेंगे। तो जब ब्रिटेन में और जितनी भी कंपनियां हैं, अब उनको ये नहीं जेलसी फील नहीं होएगी कि अरे भाई सारा मुनाफा गवर्नमेंट इसी कंपनी को क्यों दे रही है, हम भी मुनाफा कमाएंगे, हम भी जाएंगे इंडिया में। तो फिर ब्रिटेन में ना इस बात की लड़ाई होने लगी कि नहीं, इंडिया का शासन आप हमें दो, इंडिया में हम जाएंगे। तो ऐसे ना फिर अब देखो, अब जब एक कंपनी इतनी अमीर बन चुकी है ना, तो फिर सरकार का भी ध्यान जाएगा। तो वहाँ की महारानी विक्टोरिया का भी ध्यान गया। अब उनको लगा कि अच्छा मतलब इंडिया में इतना अच्छा ट्रेड चल रहा है, तो उसने क्या किया, उसने फिर और भी बहुत सारी कंपनियों को बेच दिया था, बट जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, समझ रहे हो। तो ये सब था। तो अब इसको क्या करना पड़ता था, जाके कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था। अब जब इसका मुनाफा घटने लगा, क्योंकि इसको अपना कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है जाके, ठीक है ना, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, तो ये क्या करती है, ज़्यादा ही लूटपाट मचाने लगी, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट में कोई नुकसान नहीं करना चाहती थी। तो अगर पहले देखो, अगर ये 100 रुपये यहाँ से ले रही है, तो अब इसमें से इसको मान लो, अगर मान लेते हैं कि अगर 30 भी यहाँ पे देने पड़ गए, तो इसके पास 70 बचे हैं। तो अब इसको क्या चाहिए था, इसको तो ये चाहिए कि अगर मैं गवर्नमेंट को 30 दे रहा हूँ तो भी मुझे 100 चाहिए, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे ही अलग से 130 लेना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे तो भारत पर ही ज़्यादा, भारत को ही नुकसान हुआ ना। तो अब इन सब यही सारे कारण तो थे। अब ये कैसे ले रहे हैं, टैक्स और लगान लगा के, है ना, टैक्स लगा रहे हैं, लगान लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब मनमानी कीमतों पर खरीद रहे हैं, मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं। तो इन सब से तो हमारे किसान हैं, जो भी मजदूर हैं, व्यापारी हैं, जमींदार है, वो सब विद्रोह करने लगे थे ना। यही सारे रीजंस तो थे। चलो हम कुछ ज़्यादा डीप में चले गए हैं, ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये टॉपिक है नहीं, क्योंकि देखो ब्रिटिश कंपनी की बात करनी थी और मैंने आपको पूरा यही बता दिया कि कैसे कैसे कंपनी आई, कैसे कैसे यहाँ पे व्यापार करने लगा। बट चलो कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं अभी ब्रिटिश कंपनी पे आके। तो अब कुल मिला के बात ये हुई कि सरकार ने, जो महारानी विक्टोरिया जो थी, उन्होंने इंडिया का शासन किसके हाथों में सौंप दिया था, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में सौंप दिया था। उसने बोला कि ठीक है भाई, इंडिया का ट्रेड तुम करो, हमें तो बस मुनाफे से मतलब है, ला के तुम दे दो। लेकिन जब इसने इतना ज़्यादा शोषण कर लिया कि विद्रोह हो गया 1857 का, ठीक है ना, इसके जो अधिकारी थे वही लोग तो थे भाई, जो गवर्नर जनरल थे वो इसके ही बनाए हुए थे सारे के सारे। तो ये इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने निचोड़ दिया है इंडिया को बिल्कुल ही। तो फिर अब ये रिवोल्ट हो गया यहाँ पे। तो अब विक्टोरिया जी जागी, अब उनका दिमाग ठिकाने पे आया। उनको लगा अरे ये क्या, ये तो मेरा उपनिवेश निकल ही गया मेरे हाथ से, वहाँ पे तो विद्रोह होने लग गया। फिर इसने क्या किया, अच्छा तुमसे शासन अच्छे से नहीं हो रहा है, ब्रिटिश कंपनी को बोला, ठीक है। तो इसने बोला कि अरे तुमसे शासन अच्छे से नहीं हो, एक काम करते हैं, मैं खुद जाके शासन करती हूँ। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे किसका सत्ता का हस्तांतरण हो गया, अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अच्छा इसके पीछे की एक वजह भी है, ठीक है ना। देखो पहले भी शासन इनडायरेक्टली कर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रही थी ना इसके थ्रू, बट इनको क्या लगा, इन्होंने क्या इमेज बनाई अब अंग्रेजों ने, इन्होंने बोला कि, और कुछ हमारे भारतीय भी थे ही थोड़े, हम हैं ही स्टार्टिंग से थोड़े समझने में इतने ज़्यादा, हमें लगा कि भाई अरे महारानी को कुछ नहीं पता, ये तो ना जो कंपनी के अधिकारी आए ना, ये लोग लालची हैं, ये ज़्यादा टैक्स लगान लगा रहे हैं। अगर हम महारानी को अपनी बातें बताएंगे जाके कि हाँ वहाँ पे हो रहा है, तो वो हमारी बात मानेगी। तो अब इसने रिवोल्ट दबाने के लिए क्या कर दिया महारानी ने, इसने बोला, अच्छा सॉरी अगर जल्दी जल्दी में थोड़ा लिखा जाता है ऐसे, तो ये एक एक्ट लेके आई है 1 नवंबर, हाँ 1858 को, कि भाई अब यहाँ पर जो है ना हमारा शासन होगा। तो अब लोग ना खुश हो गए, बिल्कुल शांत बैठ गए, बोले अरे अब ना ब्रिटिश जो कंपनी है उसका शासन नहीं है, अब तो महारानी खुद आ गई है और वो ना कुछ भी गलत नहीं होने देगी हमारे साथ पे। बट इनका वहम था ये, वो सिर्फ अंग्रेजों ने ना थोड़े दिन के लिए, जो ये कहते हैं ना कि किसी बात पे पर्दा डाल देना, है ना, तो उसके लिए ये सब किया था। खैर चलो छोड़ो, हम इतना डीप में नहीं जाते। देन सेकंड पॉइंट आता है कि मतलब अब ना अलर्ट हो गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, सतर्क हो गई है।
क्योंकि पहले उसको लगता था कि अरे यार ये तो भारतीय है, बड़े सीधे साधे, इनको मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो अब लेकिन अब उनको लगा ये विद्रोह भी कर सकते हैं, मतलब तो उनको ना थोड़ी आंखें खुली, तो उन्होंने लगा कि अरे अब ना इनको, तो ये अलर्ट हो गए। इन्होंने क्या किया, जैसे पहले हमारे सैनिक ले लेते थे ये काफ़ी अच्छे खासी संख्या में, बट अब क्या करा, सेना में हमारे सैनिकों की संख्या इन्होंने कम कर दी, ठीक है ना। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी, और सैनिकों की संख्या तो कम की ही है, इवन पता है जो मतलब ऊंची पोस्ट है ना, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, उन पे तो बिल्कुल ही नहीं लेते थे। अब बड़ी पोस्टों पे तो बिल्कुल मतलब हमें लेना ही लेना नहीं है। बड़ी पोस्ट पे सारे कौन बैठेंगे, ब्रिटिशर्स बैठेंगे, ठीक है। तो और ले भी रहे हैं तो छोटी मोटी पोस्ट के लिए ले रहे हैं। और अब क्या किया, अब ना थोड़े अलग थलग रहने लगे वो हमसे, ठीक है ना, अलग रहने लगी। अब जैसे सेना में पहले सब दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, इंडियन भी और इंग्लिश भी और भारतीय भी, मैंने आपको बताया, तो दोनों मिलके रह रहे थे आपस में। तो अब फिर क्या होता था, आपस में जैसे मजाक होता था, तो मैंने बोला था ना कि वो देखो गोरे और काले का वो जो चल गया था, है ना, कि भाई उनको लगता था कि भाई हम तो गोरे लोग हैं, ये काले हैं तो ये नीच हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनकी मंदबुद्धि है, और हम लोग स्मार्ट हैं बिकॉज हमारा कलर अच्छा है ना। तो देखो ये भी आया था, कलर का भी कुछ था वहाँ पे पंगा, तो ये चीज़ थी। बट अब इन्होंने ना ऐसे कमेंट करने कम कर दिए, ये इन्होंने दूरी बना ली, तो ऑब्वियसली फिर कमेंट भी कम हो ही जाएंगे, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ना अब हथियारों की बात आती है, इन्होंने क्या किया, मतलब जहाँ जहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल है या फिर हथियार रखे गए हैं, ठीक है, मतलब होता है ना सेना में जैसे एक जगह पे हथियार रखे गए हैं, कोई हथियारों का इंचार्ज है ना, तो उन सारी पोस्टों पे किनको, जैसे अंग्रेजों को लगा दिया। अब थोड़े बहुत जो भारतीय पहले थे भी ना इनकी जगह पे, वहाँ से भारतीयों को बिल्कुल हटा दिया इन्होंने, ठीक है। अब जहाँ भी हथियार है वहाँ पे भारतीय है ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे अब इन्होंने बोला कि हथियार वगैरह इनसे, और जो आम जनता है ना वहाँ तक तो हथियारों की पहुँच बिल्कुल ही इन्होंने नामुमकिन कर दी। मतलब हमारे पैसे से अपने आप तो खुद बिल्कुल आधुनिक अस्त्र शस्त्र ले रहे हैं, बट हमारे जो हम आत्मरक्षा के लिए भी नहीं ले सकते। देखो कोई भी अंग्रेज उठा के गोली मार देगा, लेकिन इंडियंस के पास था ही नहीं कि वो बैकफायर करे या फिर अपना बदला ले सके। वो बेचारा लाठी चलाता है, इससे पहले वो अपनी लाठी उठाएगा, इससे पहले तो उसको खत्म ही कर देंगे ना। तो इन्होंने ना वो मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल कमर तोड़ देना कि भाई हाँ ये आंदोलन कर ही ना सके आगे, है ना। तो अगर हथियार ही नहीं रहेंगे तो करेंगे कहाँ से। और वैसे भी हम तो एक बार हार चुके हैं 1857 में, इन्हीं सब कमियों की वजह से तो हारे थे, क्योंकि हमारे पास थे नहीं, ठीक है। अच्छा अब आता है कि जो हमारे राजा है ना, देखो सबसे मेन कारण पता है क्या रहा है, देखो किसान हो गए, ये हो गया, फिर मजदूर हो गए, इन लोगों की तो बेचारों की कौन सुनता है ना, छोटे मोटे लोगों की कोई नहीं सुनता। तब भी जो मूवमेंट स्टार्ट किया था ये बड़े लोगों ने किया था। लाइक देखो जैसे झांसी की रानी होगी, ठीक है। अब वो जो डलहौजी भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनका राज्य हड़प लिया, ठीक है। अब ये गोद लेके आई अपने बच्चे को कि बोले कि नहीं इसका शासन चलेगा, बट इसने बोला कि नहीं, गोद लेने की प्रथा मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आपका खुद का वंश नहीं है, आपका ब्लड रिलेशन का बच्चा नहीं है, तो अब आपका जो वो राज्य है या फिर साम्राज्य है वो ब्रिटिशर साम्राज्य में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस डलहौजी भाई साहब ने किसको नाराज कर दिया, झांसी की रानी को। और ये कौन थी, रानी है, ये कोई आम इंसान तो है नहीं। देखो ऐसे ही नाना साहब को नाराज किया, है ना। नाना साहब कौन थे, मैंने आपको बताया था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के ददक पुत्र, मतलब गोद लिए हुए बेटे, पेशवा बाजीराव सेकंड के जो ददक पुत्र थे ये, ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा। इसको भी बोल दिया कि भाई हम नहीं मान रहे हैं गोद लेने वाले को कोई भी, अब तुम्हारे जो राज्य है, साम्राज्य है, उस पर कोई वो नहीं है, हम गोद लेने वाले बच्चों को उसकी संपत्ति का अधिकारी मानते हैं ही नहीं, तो तुम हटो यहाँ से। और इनको उठा के कानपुर भेज दिया था, है ना, पूना से। तो अब ये भाई साहब भी नाराज थे, लेकिन है कौन ये, देखो तो सही, आप पेशवा बाजीराव के बेटे हैं ये, ठीक है। तो ये भी कोई आम आदमी तो है नहीं। तो विद्रोह किया किसने, झांसी की रानी ने किया है, नाना साहब ने किया है, देखो। और फिर आते हैं अवध, ठीक है, अवध ने किया है विद्रोह। तो अवध में कौन थे, बेगम जी थी, है ना।
किसकी बेगम थी? नवाब वाजिद अली शाह की, है ना। तो अब ये भी बेगम है, ठीक है ना, नवाब की बेगम है ये। तो देखो ये भी कोई आम जनता तो है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब के सब कौन थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इनको पता चल गया कि अगर तुम राजा महाराजाओं को नाराज कर रहे हो ना इंडिया के, ठीक है, को अगर नाराज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शासन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गई कि शासन करने में प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर आपको यहाँ पर लंबे समय तक रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ बना के रखनी पड़ेगी, है ना, इनसे दूरी बना के नहीं चलेगा। तो इनसे क्या कर दिया अब उन्होंने, इनसे अब मित्रता के संबंध स्थापित कर लिए, ठीक है। तो जो 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया ने पता है क्या बोला कि सारे राजा महाराजाओं को सम्मानित करो आप, ठीक है। अब देखो ये सम्मानित करने की बात कर रही है इनको, क्योंकि इसको पता था कि ये सब नाराज हुए हैं, इनको एक बार अपने पक्ष में कर लो तो मामला यहीं पे थम जाएगा, ठीक है। तो अब इनको सम्मानित किया, ओके। अच्छा, फिर इन्होंने एक चीज और देखी, इन्होंने क्या किया, अब ना जैसे अपनी खुद की संस्कृति, जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति को फैलाने लगे ये लोग, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा मतलब अपनी खुद की, वहाँ पे जैसे इंग्लिश को लेके आगे। अब ये शिक्षित तो करते भारतीयों को, बट इस तरीके से करते कि जैसे वो वहीं का कल्चर सीखे, है ना। और हम इंडियंस भी तो बेवकूफ़ हैं, आज भी हम बेवकूफ़ हैं, हम बाहर के कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम जो बाहर के कपड़े होते हैं हमें वही अच्छे लगते हैं, अपने ट्रेडिशनल को छोड़ देते हैं हम, है ना। तब भी इंडियंस ने यही किया है, ठीक है, बैठे हैं आराम से टेनिस खेल रहे हैं, वही है उस टाइम की जो आप देखते हो ना, आप कभी देखना फोटो उस टाइम की, तो ब्लैक एंड वाइट में मिलेंगी भले ही, बट वही है कैफरी वैफरी ये सब पहन के, तो उसको प्रमोट करने लगे। तो अब जो उनकी संस्कृति को पहचान रहा है, जो इंग्लिश बोल रहा है, देखो आज भी ये चीज़ है, जो इंग्लिश बोलता है उसको इंटेलिजेंट समझते हैं ना, लेकिन है तो ये लैंग्वेज ही ना खाली, और कुछ भी नहीं है। और जो मॉडर्न कपड़े पहनता है, मॉडर्न इन द सेंस कि बाहर के मतलब फॉरेन कल्चर के कपड़े पहनता है, तो उसको भी अच्छा समझा जाता है। ये आज भी है, उस टाइम की नहीं है। तो उस टाइम पे भी जो लोग ये दोनों चीज़ वहाँ की अपनाने लगे ना, तो उनको ना सम्मान की दृष्टि से देखते कि अरे भाई ये तो बड़ा, मतलब इसका तो स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है हमारे से। तो देखो अपनी कल्चर और अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ब्रिटिश, कितनी चालाकी से कर रहे हैं। तो जो जिसको सम्मान मिल रहा है उसको तो इंग्लिश अच्छे लगेंगे ना, उसको तो लगेगा अरे नहीं ये हासिल करना, मतलब इनकी शिक्षा हासिल करना, इनकी संस्कृति हासिल करना बड़े सम्मान की बात है। और कभी भी ना कहीं पे भी अगर लंबा शासन करना है तो तुम उसकी ना संस्कृति पे ना, मतलब अपनी संस्कृति की छाप छोड़ दो वहाँ पे। अगर आपकी संस्कृति वहाँ पे चल गई तो बहुत सदियों तक आप शासन करोगे वहाँ पे, ये हमेशा से रहता है, ठीक है। ये तो पॉइंट्स आगे जो ब्रिटिशर्स ने किए हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडियंस के बारे में। इंडियंस में क्या मतलब रिजल्ट देखने को मिले, इंडियंस में क्या हुआ, देखो एक तो हमारे अंदर तो क्या आ गया, राजनीतिक जागृति आ गई, ठीक है। अब हमें पहले तो क्या है, हम ना सब भाग्य समझ रहे हैं अपना, ठीक है, अरे ब्रिटिशर्स आए हैं हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं टैक्स तो हमारी ज़मीन हमसे छीन रहे हैं। देखो सूर्यास्त का नियम आप पढ़ोगे आगे जाके, मैं आपको बताऊंगी जब हम रैयतवाड़ी मालवाड़ी इन सब पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे सूर्यास्त का नियम था। सूर्यास्त का नियम पता है क्या था, कि अगर जैसे जो दिन लगान डिसाइड करने का उन्होंने किया है कि आज के दिन लगान लेंगे, ठीक है, तो सारे जिस भी जमींदारों से ही लेते थे ऑब्वियसली वो, तो जो जमींदार अगर लगान नहीं दे पाता था जितना अंग्रेजों ने मांगा, तो सूर्य छिपने से पहले उसकी जागीर किसी और को दे दी जाती थी। मतलब जो उसकी जगह पे उसका लगान, जैसे आज नहीं होती बोली नहीं लगती है कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसी को मिल गई, है ना। अगर कोई दे नहीं पा रहा है तो अगर उससे अच्छा कोई लगान दे दे तो उसकी ज़मीन उसके पास चली जाती थी, ठीक है, जो लगान दे रहा है। तो हमें लगता था कि भाई हम ये राजनीतिक पहले सोए पड़े थे कि नहीं हम कमज़ोर हैं, बट जैसे ही ये हुआ ना, सब ने विद्रोह किया मिल के 1857 का, तो लोगों में आया यार हम लड़ सकते हैं, हमारी भी कुछ इमेज है। और हमसे डरे अंग्रेज, डरे तो थे ही ना थोड़े बहुत, कितने तो मारे थे हमने।
तो एक ना मतलब ये आ गया कि अगर हम इकट्ठा करके आंदोलन करें या फिर हम एक हो जाएं या फिर मतलब एक राष्ट्र यानी कि एकता की भावना। अब देखो हम सब अलग अलग लड़े, झांसी अलग लड़ी है, ठीक है, कानपुर अलग लड़ा है, अवध अलग लड़ा है, दिल्ली अलग लड़ी है, बरेली अलग लड़ी है, सब के सब अलग लड़े। लेकिन बाद में जब ये मतलब हो गया है ख़त्म मामला और विद्रोह दबा दिया, तब जो नेता बचे खुचे थे उन्होंने सोचा, उन्होंने फिर खुद से मंथन किया। और आज भी हम जो मतलब हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि अगर इन सब ने एक ही दिन विद्रोह किया होता ना तो शायद उसी दिन अंग्रेजों के पैर उखड़ चुके होते। तो मतलब एकता की भावना जगी। और एकता कितना अच्छा, मतलब देखो यूनिटी कितनी अच्छी पॉइंट है, आप सबको पता है, ठीक है। दूसरा, जो यहाँ की शिक्षा पढ़ के मतलब ब्रिटिशर्स की शिक्षा पढ़ के वहाँ के विचार पढ़े, ठीक है, वहाँ के फिलोसफर्स के, वहाँ के हिस्टोरियंस के विचार पढ़े। अब वहाँ पे उस टाइम पे राष्ट्रवाद बड़े उस पर फैला हुआ है। अरे हमारा जैसे आज नहीं है कि इंडिया, अगर ये ना बोले कि जय हिंद जय भारत तो देखो मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, बट जो भी है ये देखो मैंने इस पर कमेंट नहीं करूँगी, बट देखो आपको पता ना कि हाँ अरे ये तो देशद्रोही है, उसको देशद्रोही करार दे देते हैं तुरंत, है ना। खैर चलो ये बोलना नहीं चाहिए मुझे। तो ये चीज़ थी कि उस टाइम पे शिक्षा से उनको पता चला कि राष्ट्रवाद है क्या चीज़, मतलब एक राष्ट्र क्या होता है। फिर उन्होंने समझा कि अरे हमारा पूरा भारत ही एक राष्ट्र है, हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं है, झांसी अलग नहीं है, कानपुर अलग नहीं है, मद्रास अलग नहीं है, पंजाब अलग नहीं है, रजवाड़े अलग नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आई। दूसरा, खुद का कॉन्फिडेंस। आप खुद ही देखो, जैसे अब हम खुद कई बार एग्जाम्स में फेल होते रहते हैं ना, तो एक टाइम पे लगता है कि यार कुछ होगा ही नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। बट एक बार अगर किसी का निकल जाता है ना, तो अक्सर आपने देखा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके फिर कई निकलते हैं, कई एग्जाम निकलते हैं। यही चीज़ इनके साथ हुई। पहले तो ये सोए पड़े थे, अंग्रेजों की मार खा रहे थे, उनकी सारी गालियाँ सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, बट एक बार जब इन्होंने सामना किया ना तो फिर कॉन्फिडेंस आया, मतलब आत्मबल में वृद्धि होगी इनके। तो इनको लगा कि भाई हमें सामना करना चाहिए अगर कुछ भी बुरा होता है तो, ठीक है। फिर संगठन बनाने की बात आई, क्योंकि पहले देखो विद्रोह इसीलिए असफल हुआ है क्योंकि हम एक योजना नहीं थी हमारे पास, एक प्लान नहीं था तो सही, बट कोई लीडर नहीं था ना उसको क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है। एक प्लान होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए और एक मतलब एक नेतृत्व होना चाहिए जिसके अंडर में ये सारे काम हो, ठीक है। फिर जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, उसको एक नई दिशा मिली। मतलब अब हम जो है अपने मूवमेंट को नए तरीके, अब हमने मतलब हमको ना एक नई दृष्टि मिली है इस चीज़ के लिए। नई दृष्टि से मतलब पता है आपका क्या है? तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम आंदोलन कर देते थे, लड़ लेते थे उनसे, है ना। तो हमें बड़े ही क्रूरतापूर्वक मतलब ऐसे यार ऐसे सजा दी गई है। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करते थे। जो विद्रोही पकड़े जाते थे ना उनको ना तोप के सामने खड़ा कर देते थे और तोप से उड़ा देते थे। देखो आप सोच के देखो मतलब कितना कितना डरावना है ये। ऐसे ऐसे लटका दिया उनको, वो जिंदा हैं और फिर तोप से उड़ा रहे हैं। तो लोग डर गए ना। तो अब उनको लगा कि अगर हम डायरेक्ट मूवमेंट करेंगे, डायरेक्ट आंदोलन करेंगे तो हमें पकड़ लेंगे ये और मार देंगे। तो हमने एक नया तरीका अपनाया, अब हम ऐसे योग का रास्ता अपनाने लगे, ठीक है। इससे क्या होता था कि इससे वो डायरेक्ट हमारे ऊपर अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ऐसे योग का मतलब क्या है मैं आगे जाके बताऊंगी। मतलब उनकी बातों को ना मानना, उनसे थोड़ा अलग रहना, ठीक है, उनकी संस्कृति को ना मानना, ठीक है। और आगे जाके एक ऐसे योग मूवमेंट भी स्टार्ट होता है, ठीक है। वो आता है फिर 1920 के आसपास आता है आगे जाके। वो तो खैर आज़ादी से थोड़े टाइम पहले की बात है, बट आता है। तो इस तरीके से होता है। तो अभी आज मैंने आपसे सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इस क्रांति के रिजल्ट क्या रहे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी तक तो देखो ये चैप्टर मैंने ऐसे समाप्त कर दिया है। इससे आप ना मेंस के और प्रीलिम्स यूपीएससी या पीसीएस आपको काफ़ी मतलब अच्छे से निकालोगे क्वेश्चन इसमें से। मेंस में तो अगर आप सुन लोगे ना तो ऐसे यार ऐसे याद रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना जो पीटी में क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है और जो लूसेंट से हैं वो सब आपको कराऊंगी। तो कल की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। जो अभी जैसे सीईटी का एग्ज़ाम हो गया या एसएससी का हो गया, तो अब आप फैक्ट भी याद करोगे ना तो आपको देखना ऐसे ऐसे झटके में याद होंगे। तो चलिए गुड स्टडी, गुड लक और कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक।